बच्चों नमस्कार। कक्षा दशम के इस कालखंड से मैं थैलेश शाह हूँ, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। बच्चों, जिस पाठ की हम लगातार चर्चा कर रहे थे, स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र और कार्य प्रणाली, तो यहाँ से बच्चों ये पाठ समाप्त हुआ। आज इस पाठ के अंतर्गत आने वाले प्रश्नोत्तर पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक का, जहाँ से हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहाँ से बच्चों पृष्ठ क्रमांक 206 निकालिएगा। चलिए 206 से आगे बढ़ने का प्रयास करें, जहाँ पर अभ्यास कार्य दिया गया है। यहाँ से देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ऐसा कह रहा है। तो चलो पहले हम रिक्त स्थान की पूर्ति के बारे में चर्चा करते हैं। पहला कह रहा है, स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव खाली स्थान में संपन्न हुआ। बच्चों, पहला खाली स्थान आएगा सन 1952। दूसरा खाली स्थान 1952, 1957 और 1962 के लोकसभा चुनाव में खाली स्थान दल को प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ। अगर पिछला वीडियो देखेंगे बच्चों तो निश्चित रूप से ध्यान में आएगा, किसको? कांग्रेस दल को। कांग्रेस दल को बहुमत, प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ। फिर तीसरा खाली स्थान में जमींदारी प्रथा समाप्त कर दी गई और कृषि भूमि का स्वामित्व कृषकों को दिया गया। कौन से नंबर का? तीसरे नंबर का। तो इसमें आएगा बच्चों 1956 में, खाली स्थान में लिखिएगा 1956। फिर जातिवाद और शिथिल करने एवं महिलाओं को का परिवार में सशक्तिकरण करने के लिए हिंदू खालिस्तान कोड बिल सर्वप्रथम खालिस्तान में संविधान सभा में प्रस्तुत किया। चौथे नंबर का खालिस्तान, तो इसमें आएगा हिंदू कोड बिल। उसके बाद सर्वप्रथम किसने? डॉक्टर अंबेडकर ने प्रस्तुत किया, संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने प्रस्तुत किया। ये रहेगा हिंदू कोड बिल। फिर आएगा क्या? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए आगे बढ़े। पांचवें नंबर का खालिस्तान, राज्य पुनर्गठन के लिए अनशन सत्याग्रह खालिस्तान ने तेलुगु भाषा के लिए किया। कौन थे? ध्यान में है आपको? श्री रामुलु, ये उसका खालिस्तान में रहेगा। फिर छठवां नंबर, भारत में राजभाषाओं की जो संख्या खालिस्तान है कह रहा है, तो यहाँ पर राजभाषाओं की संख्या 22 थी, परंतु समय के साथ परिवर्तन हुए बच्चों। इसको वर्तमान में कितना है, इसको और कंफर्म करने का प्रयास करेंगे, है ना। वैज्ञानिक तकनीक से कृषि और अनाज उत्पादन में वृद्धि को खालिस्तान क्रांति कहा गया। हरित क्रांति, खालिस्तान में आएगा हरित क्रांति। राजाओं महाराजाओं का अधिकार, पद व सुविधाओं की या विशेषाधिकारों की समाप्ति को खालिस्तान की समाप्ति कहा गया। क्या कहा गया? प्रिवी पर्स की समाप्ति, जिसको अनुदान कह सकते हैं, प्रिवी पर्स की समाप्ति। राजाओं को दिया जाने वाला अनुदान प्रिवी पर्स कहा गया, उसे समाप्त किया गया। आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल खालिस्तान से खालिस्तान तक रहा। 9वें नंबर का खालिस्तान, तो 1975 से 1976। पहले खालिस्तान में 1975, दूसरे में 1976, ठीक है। 10वां खालिस्तान देखिएगा, आतंकियों से स्वर्ण मंदिर को मुक्त कराने की कार्रवाई ऑपरेशन खालिस्तान कहा गया। ब्लू स्टार नाम दिया गया इसे, ध्यान में आ रहा है बच्चों, ब्लू स्टार इसे नाम दिया गया था। चलिए और आगे बढ़ने का प्रयास करें। बहुविकल्प में से सही विकल्प का चयन कर बताइए कह रहा है। चलिए जानने का प्रयास करें। सही विकल्प वाला देखिएगा। ये कहता है आवंटित रुपए में से 15 पैसे की ही जनता तक पहुंचती है। इस समस्या के समाधान के लिए राजीव गांधी सरकार ने क्या किया? तो यहां पर पहले का उत्तर, पहला ही नंबर आएगा बच्चों, पंचायती राज व्यवस्था को अनिवार्य किया गया। ये इसका सही उत्तर है, पहले नंबर का ही है, ठीक है। चलिए दूसरे नंबर देखते हैं। पंजाब आंदोलन की मुख्य मांग नहीं थी कह रहा है, तो नहीं थी माने क्या? चंडीगढ़ पंजाब में सम्मिलित हो, खालिस्तान की मांग। क्या सही है?
मतलब इसमें पंजाब आंदोलन की मुख्य मांग नहीं थी बताना है ना, मांग नहीं बताना है। तो यहाँ पर क्या क्या कह रहे हैं, संविधान संशोधन कर राज्यों के अधिकारों में वृद्धि, पंजाब चंडीगढ़ पंजाब में सम्मिलित हो, खालिस्तान की मांग, सिखों को भारतीय सेना में अधिक भर्ती किया जाए, भाखड़ा नांगल बांध से पंजाब को अधिक पानी दिया जाए। चंडीगढ़ पंजाब में सम्मिलित और खालिस्तान की मांग, ये वाला इसका उत्तर है। ये मांग नहीं थी, खालिस्तान की मांग नहीं थी। ठीक है, फिर उसके बाद चलिए और आगे बढ़ते हैं। असम के आंदोलन की मुख्य मांग थी, असम के आंदोलन की मुख्य मांग थी, क्या क्या कह रहा है, तो यहाँ पर हम देखते हैं विदेशी नागरिकों बांग्लादेशी को बाहर निकालना, स्थानीय जन को रोजगार में प्राथमिकता, संसाधनों का उपयोग असम में उद्योग व रोजगार में करना, भाषा के आधार पर असम का निर्माण करना। तो असम के आंदोलन की प्रमुख मांग क्या थी, भाषा के आधार पर असम का निर्माण करना, ये इसकी प्रमुख मांग थी। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। हिंदी विरोधी, चलिए पृष्ठ पलटिएगा, मैं पन्ना पलट रहा हूं पहले, यहां से बच्चों आपको दिखाई पड़ रहा होगा, देखिएगा। अब ये क्या कह रहा है, चलिए शुरुआत करते हैं। हिंदी विरोधी आंदोलन की राजनीति कहां नहीं हुई, क्या आएगा उत्तर, इसमें द नंबर आएगा, असम। यहां हिंदी विरोधी आंदोलन नहीं हुआ था। पंचशील की नीति नहीं है, कौन सा, इसमें आएगा बच्चों लास्ट वाला, ठीक से देखिएगा, पंचशील की नीति में नहीं था। डी नंबर का गुट निरपेक्षता। छठवें नंबर का देखिएगा, ये कहता है गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक देश नहीं था, कौन आएगा, चीन। चीन संस्थापक देश नहीं था बच्चों। फिर 7वें नंबर देखिएगा, योजना आयोग के माध्यम से भारत में स्थापित की गई अर्थव्यवस्था, इसमें आएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये इसका सही उत्तर है। फिर उसके बाद 8वें नंबर, गुट निरपेक्षता की नीति के बाद भी भारत का दृढ़ संबंध किस देश से बना है, क्या आएगा बच्चों, सोवियत रूस। मैंने आपको उस समय बताया था, ब नंबर सोवियत रूस। इसी के सहयोग से भिलाई में इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया है और मैत्री गार्डन जो है सोवियत रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है। भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव में निरक्षरता से उत्पन्न समस्या के समाधान में कौन कौन सा नवाचार किया गया, तो इसमें आएगा प्रत्येक प्रत्याशी के लिए अलग चुनाव चिन्ह और अलग से पेटी रखी गई, ये इसका सही उत्तर है बच्चों। उसके बाद देखते हैं 10वें नंबर का वैकल्पिक प्रश्न, हिंदू कोड बिल के विरोध का मुख्य कारण क्या है, अ नंबर सही है, हिंदू धर्म व सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन की आशंका, यह विरोध का मुख्य कारण था। बच्चों ये रहे इस पाठ के वैकल्पिक प्रश्न और खाली स्थान। आइए इस पाठ के एक दो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर और मैं चर्चा करूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से त्याग पत्र क्यों दिया, इस पाठ का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। तो हमने देखा हिंदू कोड बिल को तैयार करने में और इसे सदन में पेश करने में डॉक्टर अंबेडकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन रूढ़िवादी हिंदुओं ने इस बिल का विरोध किया। अतः इस बात से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इतने दुखी हुए, अंदर से वह टूट गए और जिसने हिंदू साम्राज्य संगठन की कल्पना की वह जब विरोध हिंदुओं ने ही विरोध किया, तो इस बात से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इतने दुखी हुए कि उन्होंने मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया। ये इसका उत्तर। चलिए प्रश्न नंबर 2, इसी में और देखिएगा, हिंदू कोड बिल स्त्री पुरुष समानता के कौन कौन से अवसर देता है। प्रिय बच्चों यह बिल स्त्री पुरुष समानता के लिए बहुत सारे अवसर देता है। तो बहुत सारे अवसर में क्या क्या, जैसे तो हम देखते हैं कि अगर परिवार के मुखिया की मृत्यु बिना वसीयत बनाई जाती है तो उसकी संपत्ति में उसकी पत्नी और पुत्रियों को पुत्रों के समान बराबर का हिस्सा मिलेगा। पहले केवल पुत्रों को ही संपत्ति का अधिकार होता था, ठीक है। दूसरी बात, पति या पत्नी के
जीवित रहते दूसरा विवाह करना अवैध ठहराया गया। पहले यह कानून केवल महिलाओं पर ही लागू होता था बच्चों, पर यह अब दोनों के लिए एक जैसा लागू किया गया। तीसरी बात, पति व पत्नी दोनों को विशेष परिस्थितियों में तलाक मांगने का समान अधिकार दिया गया। ठीक है बच्चों, ये रहे दूसरे प्रश्न का उत्तर। इसी में एक तीसरे प्रश्न पर मैं और चर्चा करूं। समान नागरिक संहिता किन आशंकाओं के कारण नहीं बनाया गया? नेहरू व डॉक्टर अंबेडकर के विचार स्पष्ट कीजिए कह रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। चलिए यहां पर हम देखते हैं बच्चों, समान नागरिक संहिता कई आशंकाओं के कारण नहीं बनाया गया। इस कानून पर बहस के दौरान यह सवाल बार बार उठा कि इस तरह का कानून केवल हिंदुओं के लिए क्यों और सभी धर्मों के लिए क्यों नहीं। डॉक्टर अंबेडकर और नेहरू का कहना था कि अन्य धर्मों में सामाजिक सुधार आंदोलन के समर्थक उतने प्रबल नहीं थे और विभाजन के बाद मुसलमान भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर चिंतित थे। ऐसे में उन पर यह नया कानून लागू करने से उनकी आशंकाओं को बल मिलेगा और ऐसी स्थिति में समान नागरिक संहिता इन आशंकाओं के कारण नहीं बनाया गया कि कहीं हमारा समाज बिखर ना जाए, इस नियम से किसी के भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। और ऐसी परिस्थिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और नेहरू ने इस पर अपने विचार स्पष्ट किए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे इस पाठ में और भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उस पर मैं चर्चा करूंगा। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।